आज इस लेक्चर के अंदर हम तीसरे स्टेप के बाद ट्रांजिशन कैसे होगा उसकी प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि स्टेप 3 के बाद जे स्टेज के अंदर एम से आई में, एम स्टेट से ith स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटीज़ को दर्शाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे T3 स्टेप 3 के बाद जे में एम से आई में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। स्टेप 3 का मतलब है कोई पैकेट आपके इनपुट पोर्ट में आता है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है पी जे बार, और नहीं आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी होती है क्यू जे बार। तो इसको एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने पिछली बार एक चीज़ छूट गई थी वो था ट्रांजिशन के लिए। जैसे हमने पिछली बार फार्मूला लिखा था, ये जो फार्मूला लिखा था इसी प्रकार से इसके लिए भी होना चाहिए। तो इसको लिखा जाएगा P2 के, ये आपके स्टेप 2 के बाद आपके जेथ स्टेज में आप आई स्टेट में है उसकी प्रोबेबिलिटी है, ये आएगी समेशन, जबकि आपका m की वैल्यू 0 से लेकर 14 तक जा सकती है। स्टेप 1 के बाद आप mth स्टेट में है जे स्टेज में k टाइम स्टेप में, और इसको गुणा करेंगे हम टी जे, जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है जो हमने कंप्यूट किया है इसकी वैल्यू से एक 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 जो हमने लिखा है। तो इस आधार पे हम स्टेप 2 के बाद क्या प्रोबेबिलिटीज़ होंगी स्टेट आई में होने की वो हम तय कर सकते हैं। तो दूसरा फार्मूला ये होगा एक ट्रांजिशन के लिए, तो हम पहले वाले के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसी प्रकार तीसरे के लिए भी फार्मूला होता है। पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, फिर हम उसके बाद मैट्रिक्स बनाएंगे। तो इसके लिए फार्मूला इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा P3ij k टाइम स्टेप में, ये तीसरे टाइम स्टेप के बाद ये बन जाएगा हमारे पास समेशन m की वैल्यू 1 से 14 तक। दूसरे टाइम स्टेप के बाद दूसरे स्टेप के बाद टाइम स्लॉट k के अंदर m में होने की प्रोबेबिलिटी ये है, इसको हम T3j mi से गुणा करके हम इस एक्सप्रेशन से तीसरे की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। और ये प्रोबेबिलिटी बराबर होगी P0 k + 1, ये इम्पॉर्टेंट है, k + 1 डिफरेंस है यहाँ से आई स्टेट में होने की जेथ स्टेज में, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसको बनाने के लिए। तो फिर से यहाँ पर हम उसी प्रकार से एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करते हैं। आप स्टेट 1 में हैं तो देखें उससे क्या होता है। और अब हम पैकेट के आने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं स्टेट 1, मैं उसको लिख के यहाँ नहीं छोड़ूंगा, मैं मिटाता जाऊँगा और उसको करता जाऊँगा आगे बार बार। ठीक है, जिससे कि मेरे को पेज नहीं बदलना पड़ेगा, हम साथ में ही उस मैट्रिक्स को भरते जाएंगे। तो आप स्टेट 1 में है जब कोई पैकेट नहीं है, तो इसमें हाँ पैकेट यहाँ आ सकता है, खाली है स्टेप 3 में, यहाँ भी आ सकता है। तो अगर दोनों पैकेट आते हैं तो क्या होगा, पी जे बार स्क्वायर, हम किस स्टेट में पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे इस स्टेट के अंदर। ठीक है, और इस स्टेट में क्या होगा, इस स्टेट में दोनों पैकेट एक तरफ भी जा सकते हैं और दोनों पैकेट अलग अलग भी जा सकते हैं। तो ये जो संभावना है यहाँ से ये होगी 1/2 से इस तरफ और 1/2 से इस तरफ, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो pj²/2 से आप इस स्टेट में जाएंगे और pj²/2 से आप इस स्टेट में जा पाएंगे। ठीक है, ये होगी आपकी स्टेट 8 और ये होगी आपकी स्टेट 9। ठीक है, तो ये आपकी स्टेट है 1 जिससे आप जा रहे हैं। अगर आप एक ही पैकेट आता है तब क्या होगा, एक ही पैकेट आता है, ये होगा हमारे पास इस प्रोबेबिलिटी से आप पहुंचेंगे खाली इस एक स्टेट में पॉसिबली आप पहुंच सकते हैं जो कि स्टेट नंबर 4 है। और कुछ भी नहीं आता है तो आप वापस उसी स्टेट में रहते हैं, आप कहीं नहीं जाते हैं।
ठीक है, ये हुआ स्टेट 1। ये नोट करिएगा ये बार है, यहाँ पर ये टिल्डा नहीं है, तो ये इनकमिंग वाली प्रोबेबिलिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसको अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1 1 4 9 8। तो मैं 1 2 3 4 6 7 8 9। तो 1 के लिए आपके पास हो गया QJ बार स्क्वायर, 8 और 9 में हुआ हाफ PJ स्क्वायर बार होगा, ये हाफ PJ बार स्क्वायर से 9 में, और 4 में जाएगा ये 2 PJ बार QJ बार। ठीक है, तो पहला हमने रो बना लिया ट्रांजिशन मैट्रिक्स का। अब जाते हैं दूसरे नंबर रो पे। सो दूसरी परिस्थिति क्या होगी, तो इसको यहाँ पे ठीक कर लेते हैं दोबारा कैलकुलेशन के लिए। तो स्टेट नंबर 2 है हमारे पास, हम इस परिस्थिति में हैं जब एक पैकेट है हमारे पास आउटपुट में, तो इससे हम जाएंगे PJ बार स्क्वायर से, दोनों 2 पैकेट आए हमारे पास, और इससे हम कितनी संभावनाएं बनती हैं वो हमको देखना पड़ेगा। ये दोनों पैकेट ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं, ये होगा 1/4 संभावना के साथ, और ये ऐसा भी पॉसिबल है कि एक पैकेट इस तरीके से जाना चाहे, और ये भी पॉसिबल है कि ये इस तरीके से जाना चाहे। ये दोनों बराबर चीज़ हैं। ठीक है, दोनों से हम एक ही चीज़ कह रहे हैं, दोनों एक ही स्टेट है। ये भी होगा 1/4 से, और ये भी 1/4 से, जोड़ेंगे तो बन जाएगा 1/2, हाफ हो जाएगा ये। ठीक है, और उसके बाद तीसरी पॉसिबिलिटी है, ये दोनों पैकेट खाली वाले पोर्ट की तरफ जाना चाहें, तो ये हो जाएगा 1/4। तो PJ स्क्वायर और 1/4 को जोड़ना पड़ेगा इस तरीके से। ये दोनों सेम स्टेट हैं, तो मैं लिख लेता हूँ कौन सी स्टेट है ये है स्टेट 11, और ये है स्टेट 10, और ये है स्टेट 12। ठीक है, और आप शुरू हुए थे स्टेट नंबर 2 से। अभी तो खाली एक पैकेट आने का है। इसके बाद पॉसिबिलिटी है कि अब हमारे पास 2 पैकेट आए, एक ही पैकेट आ पाता है 2 PJ बार QJ बार से, एक पैकेट आउटपुट में है। इससे 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, एक तो ये पैकेट इसकी तरफ ही जाना चाहे, और एक वो खाली पोर्ट की तरफ जाना चाहे। ठीक है, तो ये होगा हाफ के साथ, ये भी होगा हाफ के साथ। तो PJ बार QJ बार से आपकी ये वाली स्टेट आएगी जो होगी स्टेट नंबर 5, और ये आएगा स्टेट 6 जो भी PJ बार QJ बार से आएगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कोई भी पैकेट नहीं आता है तो आप पहुंचेंगे उसी वापस सेम स्टेट में जो आपकी स्टेट 2 है, QJ बार से स्क्वायर। तो हम इनको भर लेते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स में। सो 2 से हम 2 में जाते हैं QJ बार से, और उसके बाद जाते हैं 5 और 6 में PJ बार QJ बार से, उसके बाद आपका आता है 10 11 12, सो 10 में आप जाते हैं PJ बार स्क्वायर बाई 4 से, 11 में जाते हैं PJ बार स्क्वायर बाई 2 से, और 12 में जाते हैं PJ स्क्वायर बार बाई 4 से। ठीक है, 13 14 में खाली है। तो ये बन गया दूसरा रो इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स का। अब हम देखते हैं तीसरे वाले पे क्या होता है। स्टेट 3 में हमारे पास 2 पैकेट हैं आउटपुट में, तो इसमें दोनों पैकेट मान लीजिए आपके पास आते हैं, तो आपके पास हुआ PJ बार स्क्वायर
आप इस सिचुएशन में होंगे। अभी डायरेक्शन ऐड करते हैं इसके बाद। तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो आप दोनों एक तरफ जाना चाहें या दोनों अलग अलग तरफ जाना चाहें। तो ये हुआ हमारे पास 13 और ये हुआ स्टेट नंबर 14। ये दोनों हाफ हाफ के साथ होंगे। ठीक, इसके बाद अगर एक पैकेट आता है और एक नहीं आता है तब क्या होगा? आप पहुंचेंगे इस अवस्था में जहां पे ये दोनों हैं। तो ये आपकी स्टेट होगी 7 और कोई भी नहीं आता है तो आप वापस उसी स्टेट में है जिसमें आप हैं इस समय। ये बनेगी आपकी स्टेट 3 था, तो आप स्टेट 3 में रहेंगे। तो हम इस प्रकार यहाँ पे इसको भर लेते हैं। QJ बार स्क्वायर सेवन के लिए कर दिया। अब हमने इसके 13 और 14 को देखना है। यहाँ पे आते हैं PJ बार स्क्वायर बाई 2, PJ बार स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसके बाद आते हैं 4 पे। तो 4 नंबर स्टेट में इनपुट में कोई पैकेट नहीं होता है, आउटपुट पे कोई पैकेट नहीं होगा। एक पैकेट होता है इनपुट पे और ये स्टेट होती है, ये 4 नंबर स्टेट है। तो इसके अंदर खाली पैकेट को आना है, इनपुट से आउटपुट नहीं जाते हैं। तो दूसरी जो खाली इनपुट है उस पर या तो पैकेट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर पैकेट आता है उसके ऊपर PJ बार पे, तो आपकी सिचुएशन होगी ये। अब ये पैकेट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो आधे के साथ तो इस तरफ जाएगा और आधे के साथ इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेट बनेगी आपकी होगी, जो दो ऊपर की तरफ है, ये होगी स्टेट 8 और ये होगी स्टेट 9, 4 से जाने में। और पैकेट नहीं आता है तो आप वापस 4 पे ही हैं। ठीक है, तो आप स्टेट 4 में ही मेंटेन होते हैं। तो ये होगा QJ बार से। तो इसको भी लिख लेते हैं। तो 4 से 4 में जाने के लिए QJ बार, फिर आते हैं 8 पे, 8 पे होगा PJ बार बाई 2, 9 पे होगा PJ बार बाई 2, बाकी सारा खाली। अब आते हैं 5वें स्टेट में। 5वें स्टेट के अंदर आएगा, दो आउटपुट हैं, एक पैकेट होना चाहिए। ये हमारी 5वीं स्टेट है। तो एक पैकेट आ सकता है इसमें, उसी प्रकार करते हैं, PJ बार से पैकेट आएगा। ये शुरुआत में खाली इतना लॉजिक है, इसके बाद में स्टेट्स में कुछ आ ही नहीं सकता, आप उसी स्टेट में रहेंगे। 7 के बाद ऐसा होता है, 7 तक ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। 8 के बाद सब एक ही होगा मैट्रिक्स के अंदर। हम देखते हैं, समझ में आएगा ये चीज़। तो आप PJ बार से जब पैकेट आता है, पैकेट यहाँ होगा, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो हाफ के साथ आपका प्रोबेबिलिटी, आप इस स्टेट में रहेंगे और हाफ के साथ आप इस स्टेट में रहेंगे। ठीक है, तो ये आप हैं इस समय स्टेट 5 में और ये स्टेट हुई आपकी 10 और ये हुआ 11। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं आता है पैकेट आपके पास, तो आप वापस उसी स्टेट में हैं जो 5 है, इसी स्टेट में आ जाते हैं। तो वैसे ही लिखते हैं, QJ बार से आप यहीं पर हैं। फिर आप 10 में आते हैं PJ बार बाई 2 से, 11 में आते हैं PJ बार बाई 2 से, बाकी खाली होंगे। छठे पे आते हैं आप, 6th स्टेट में क्या होगा? तो 6th स्टेट के अंदर आपका जो ये जो पैकेट है ये नीचे की तरफ को डायरेक्टेड होगा। तो इसमें जब पैकेट आएगा, वो पैकेट ऊपर की तरफ भी जा सकता है और इसकी तरफ भी जा सकता है। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं,
पी जे बार बाई 2, मैं सीधे ही इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। ये पैकेट आया और ये ऊपर को चला गया, ठीक। ये पैकेट आया और इस तरफ को चला गया। ये दो ही पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं। तो ये है स्टेट 11 ऊपर वाला, नीचे वाला है स्टेट 12। और कोई पैकेट नहीं आता है तो क्या होगा, तो उस केस में आप वापस उसी स्टेट में है 6 के अंदर, और इसके बाद आप आते हैं 11 पे, पी जे बार बाई 2, 12 पे पी जे बार बाई 2, 13 14 में कुछ नहीं होगा। इसके बाद आते हैं 7 में, ये आखिरी स्टेट है। इसके बाद सब आप उसी स्टेट में रहेंगे, कोई स्टेट ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा उसके बाद। तो स्टेट 7 इस तरीके से है, जिसमें एक पैकेट यहाँ पे 2 होते हैं और ये हुआ स्टेट 7। अगर पैकेट आता है ये तो ऊपर की तरफ जा सकता है, नीचे की तरफ, दो ही पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पे, पी जे बार बाई 2 या तो ये संभावना होनी चाहिए, या पी जे बार बाई 2 से या तो ये होगा। तो ये बनेगी आपकी स्टेट 13, ये होगी स्टेट 14। और कुछ नहीं आता है तो आप वापस उसी स्टेट में हैं, आप ये 7th स्टेट है तो यू विल बी बैक इनटू द सेम स्टेट क्यू जे बार से। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 7 है क्यू जे बार और 13 में होगा पी जे बार बाई 2, पी जे बार बाई 2 14वें स्टेट के लिए। 8वें स्टेट में क्या होता है, तो अब सब जगह एक 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 ही आएगा। तो आप जब 8वीं स्टेट को देखते हैं तो देखते हैं 8वीं स्टेट क्या है। सो 8वीं स्टेट में यहाँ पे 2 पैकेट्स होते हैं और दोनों एक की तरफ जाना चाहते हैं। ये 8वीं स्टेट है, इसके अंदर कोई पैकेट इनपुट में आ ही नहीं सकता है, तो आप 8 से 8 में ही रहोगे, ठीक है। सो 8 से आप 8 में रहते हो। अगर आप 9वीं स्टेट को देखते हो, 9वें स्टेट में ये आउटपुट में जाने की कोशिश करते हैं, दोनों अलग अलग। इनपुट में कोई पैकेट अराइव नहीं कर सकता, आप 9 से 9 में रहोगे, ठीक है। 10वें को जब हम देखते हैं, 10वीं स्टेट जो है, इसमें दोनों एरो ऊपर की तरफ हैं और एक पैकेट है आउटपुट में। क्योंकि इनपुट में कोई पैकेट्स हमेशा ऑक्यूपाइड हैं इस केस में, इसलिए वहीं की उसी स्टेट में रहेंगे। 10 से आप 10 में रहते हैं। इसके बाद दोनों अलग अलग दिशा में जाना चाहते हैं। ये 11वें नंबर स्टेट है, इस केस में भी आप 11 से 11 में रहेंगे। 12 की बात करते हैं, 12 के अंदर दोनों नीचे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये 12 नंबर है, 12 से भी आप 12 में ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 13 से आप इसी प्रकार, अभी 2 पैकेट हो जाएंगे। ये 13 नंबर स्टेट है और ये 14 नंबर है। पीछे हमने दोनों एरो ऊपर की तरफ किए हैं, दोनों इक्विवेलेंट सिस्टम है, तो इसको ठीक कर लेते हैं कंसिस्टेंसी के लिए, जैसे कि हमने शुरुआत से करते आ रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं 13 नंबर स्टेट, ये 14। दोनों केस में हम लोग 13 और 14 में आप उसी स्टेट में रहेंगे, 14 में भी आप उसी स्टेट में रहेंगे, ठीक है। ये हुआ आपका तीसरा ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ठीक है। और उसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। तो अब हम देखते हैं कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे इसकी, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन को जांचते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि n-1 सबसे आखिरी स्टेज होती है, उसके आउटपुट, उसके इनपुट में जो भी पैकेट्स होंगे वो श्योरली एग्जिट करेंगे। तो Pn-2 टिल्डा की वैल्यू हमेशा 1 होगी, ये बाउंड्री कंडीशन है। इनपुट में पैकेट हमेशा अवेलेबल हैं, जैसी कोई पैकेट आगे करेगा इमीडिएटली एक पैकेट आ जाएगा, इसलिए P0 बार भी 1.0 होगा,
ठीक है। और इस कैलकुलेशन को चलाने के लिए सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे सिस्टम में कोई पैकेट है नहीं इस समय, ठीक है। तो ये खाली इनिशियल कंडीशन दी गई है। इसके अलावा जो इनिशियल कंडीशन होगी P0 स्टेट 1J 0 टाइम स्टेप में, ठीक है, ये होगी। आप हर स्टेज में हर स्विच पहली स्टेट के अंदर है जब कोई पैकेट नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं 1 फॉर ऑल J, ठीक। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ P0 मतलब पहले स्टेप के बाद शुरुआत में और बाकी स्टेट हैं उनमें रहने की प्रोबेबिलिटी पहले टाइम स्टेप में 0 है, ठीक है। ये शुरुआत में इनिशियल कंडीशन ले ली। ये होगा सारे m के लिए एक को छोड़ के, तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है 14 तक, ठीक है। ये सब ऑल j के लिए होगा। ये हमारी इनिशियल कंडीशन होगी कैलकुलेशन की फॉर ऑल j। तो ये कैलकुलेशन टर्मिनेट कब करेगी? आइटरेटिवली हम कैलकुलेट करते रहेंगे कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिख के। ये इसको थ्रूपुट इसी तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा ये बाउंड्री कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, लेंगे हम P1 MJ, हमारे पास P0 अवेलेबल है देखिएगा। तो हम सबसे पहले जाएंगे सबसे पहले की इक्वेशन में और यहाँ पे P0 के फॉर्म में हम P1 को निकाल सकते हैं, ठीक है। और P0 और P1 ये कहाँ से निकल सकते हैं? ट्रांजिशन मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ से आएंगी। इसके अंदर Pj टिल्डा Qj टिल्डा कहाँ से आएगा? वो ऑलरेडी हमने इन स्टेट प्रोबेबिलिटीज़ की टर्म्स में निकाला है पीछे के एक्सप्रेशन में, जो पिछले लेक्चर में हमने ऐसा किया था, वो वहाँ से निकाला जाएगा, ठीक है। तो किसी स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें पता होती है तो उससे हम Pj टिल्डा और Qj टिल्डा निकालते हैं। तो हम सबसे पहले Pj टिल्डा Qj टिल्डा निकालेंगे, ठीक है, और उससे हम ये स्टेट प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे। Pj टिल्डा Qj टिल्डा स्टेट प्रोबेबिलिटीज़ की टर्म्स में निकालेंगे जो हमें शुरुआत में दी गई हैं, और उसके बाद हम कैलकुलेशन चालू करेंगे। ये रिकर्सिवली चलता रहेगा, हर बार हम अपडेट करते रहेंगे। तो इस 0 स्टेप से फॉर 1 लेस देन m लेस देन 14 एंड ऑल j, ठीक है। तो ये हम यहाँ से निकाल लेंगे P0 से ही इस स्टेप में आएंगे, इस स्टेप से हम पहुँचेंगे तो इन सब से हम यहाँ पहुँचे। इसके बेसिस पे हम अब निकालेंगे P2 MJ को 0 टाइम स्टेप के अंदर। ये भी सब m के लिए करेंगे, सारे स्टेट्स के लिए और सारे j के लिए। इससे हम निकालेंगे P3। ट्रांजिशन मैट्रिक्स के अंदर हमने फॉर्मूला लिखा है P3 कैसे निकाला जाएगा, ये जो फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही पीछे भी दोनों ट्रांजिशन मैट्रिक्स में लिखा है P3 MJ। ये कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू किया जाएगा, ये मैन्युअली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। और P30 MJ किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है P0, अब यहाँ पे हो जाएगा 1, 0 + 1, ठीक। और इससे हमने निकाल लेंगे MJ, जितने भी m और जितने भी j हैं सबके लिए, और इसको फिर वापस ले जाएंगे P0 को। इससे अब हम एक के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पर जनरलाइज करने के लिए। यहाँ पे हमने लिया k की टाइम स्टेप की वैल्यू 0, तो हमने k के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। ये हो गया k + 1। यहाँ पर क्या हुआ, k की वैल्यू k + 1 के बराबर आएगी और फिर हम कैलकुलेट करना चालू कर देंगे। लेकिन ये कैलकुलेशन हम कब तक करते रहेंगे? इस स्टेप में हमें हर जगह ये भी पता चलेगा कि हमारा Pj बार क्या है और Pj टिल्डा क्या है, ये दोनों भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं हर समय। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा
ये प्रोबेबिलिटीज़ भी इवॉल्व होती जाएंगी समय के साथ, ठीक है। तो इनको अब रोकना कब है, तो एक कुछ समय के बाद ये कैलकुलेशन स्टेबलाइज कर जाएगी, हमेशा स्टेबलाइज करती है। जब वो स्टेबलाइज कर जाएगी तो हमारे को वो वैल्यू उसके बाद फिर बदलेंगी नहीं, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएंगी। तो इसमें हम एक और नई चीज़ निकालते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं एक और प्रोबेबिलिटी, इसको कहते हैं पीजे। पीजे है प्रोबेबिलिटी कि कोई एक पैकेट एग्जिस्ट करता है jth स्टेज के स्विच के आउटपुट पर, ठीक है। पैकेट एग्जिस्ट करता है jth स्टेज के ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी होगी पीजे। तो इसको कैसे कंप्यूट करेंगे, हमारे पास सारी स्टेट प्रोबेबिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। जैसे जैसे समय के साथ चीज़ें इवॉल्व करेंगी kth स्टेप में, तो हर kth स्टेप में पीजे की वैल्यू क्या होगी हम निकाल सकते हैं, और कुछ समय के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। जब हम बैलेंस पे पहुंच जाएंगे ये निकलेंगी, हमें सारे स्टेट से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या ज़ीरो जब हम स्टेट लेते हैं, सारी स्टेट एक करके हमें देखनी होंगी, तो मैं उसके आधार पे यहाँ पे इसको बना देता हूँ। सारी स्टेट प्रोबेबिलिटीज़ में लिखता हूँ और उससे यहाँ लिखते जाता हूँ। तो अगर हम स्टेट 1 में हैं तो क्या होगा, यहाँ तो कोई भी पैकेट नहीं है तो उसको यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। स्टेट 0 में आप प्रोबेबिलिटी हैं वो किस प्रोबेबिलिटी से हैं वो यहाँ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। स्टेट 2 में एक पैकेट होता है, तो आधी बार तो पैकेट होगा आउटपुट में और आधी बार नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे हाफ, और P0 2J। जेथ स्टेज में आप दूसरी स्टेट के अंदर हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 0 टाइम स्टेप, मतलब पूरा टाइम स्टेप खत्म हो चुका है, तीनों आइट्रेशन खत्म हो चुके हैं, उसके बाद kth टाइम स्टेप के अंदर, ठीक। अब देखते हैं 3 नंबर स्टेट में क्या होगा। 3 नंबर स्टेट में दोनों पैकेट होते हैं यहाँ पर, तो वो आएगा पूरे फॉर्म के अंदर। तीसरे स्टेप में चौथी स्टेट में क्या होता है, चौथे स्टेट में कोई भी पैकेट नहीं है आउटपुट पे, आउटपुट खाली है, ये चौथा स्टेट होता है। जो चौथा स्टेट इसको कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। पांचवें स्टेट में एक पैकेट यहाँ पर होता है तो आधा कंट्रीब्यूट करेगा। छठे स्टेट के अंदर एक पैकेट होता है, खाली एरो मेरा नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आधा कंट्रीब्यूट करेगा, ये होगी स्टेट 6। इसी प्रकार स्टेट 7 को देखेंगे, उसमें दोनों पैकेट होंगे इस तरफ, तो पूरा कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। और इसके बाद होगा स्टेट 8 को देखते हैं। स्टेट 8 में कोई भी पैकेट नहीं है इनपुट में, आउटपुट में कोई पैकेट नहीं है, इनपुट के अंदर हमारे पास स्टेट 8 में 2 पैकेट होते हैं, दोनों ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इस एक्सप्रेशन में। स्टेट 9 में दोनों पैरेलल जाते हैं, तो वो भी इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो ये 9 नंबर है, ये भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ठीक है। 10 नंबर में एक पैकेट होगा, तो ये 10 नंबर है, इसमें एक पैकेट भी होना चाहिए, तो ये आधा कंट्रीब्यूट करेगा। ग्यारह नंबर के अंदर भी एक पैकेट होता है, ये खाली लाइन पैरेलल हो जाती हैं, तो ये भी आधा कंट्रीब्यूट करेगा।
12 नंबर के अंदर भी अब ये दोनों लाइन नीचे की तरफ होती हैं, लेकिन एक पैकेट होता है आउटपुट में, तो वो भी आधा कंट्रीब्यूट करेगा। ये 11 नंबर होगा, ये 12 नंबर सॉरी, सो ये भी आधा करेगा। तेरह नंबर में दोनों पैकेट होते हैं ये, और 14वें के अंदर दोनों पैरेलल लाइन हो जाती हैं, तो दोनों पूरा पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी कि पैकेट है किसी jth स्टेज के स्विच के आउटपुट पोर्ट पे, वो प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे हर स्टेज में, हर स्टेज के अंदर ये प्रोबेबिलिटी सेम है। तो इसका मतलब मेरा स्विच स्टेडी स्टेट में आ गया है, और जो मेरी मेजरमेंट है मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ थ्रूपुट को निकालने के लिए स्विच के। तो उसको वैसे किया जाता है। तो इनफैक्ट हमको खाली इसको स्टेबलाइज नहीं करना है कि वहाँ पे पैकेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें पैकेट का फ्लो रेट भी देखना है। तो अगर पीजे और पैकेट की प्रोबेबिलिटी जाने की, ये दोनों चीज़, ये फ्लो रेट है कि पैकेट है और पैकेट जा रहा है, तो ये जब रिलेटिवली कांस्टेंट हो जाता है सारे जे के लिए, ठीक है, जब ये बदलना बंद कर देता है, कैलकुलेशन जब आइटरेटिवली चल रही है तो उस समय तो मेरी कैलकुलेशन कन्वर्ज हो चुकी है। ठीक है, अब ठीक जगह आ चुकी है। तो उस समय पे हर स्टेज से एवरेज नंबर ऑफ पैकेट्स जो आगे जा रहे हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर थ्रूपुट को निकालना मेरे लिए बहुत आसान होता है। मेरा थ्रूपुट होगा यहाँ पे P जो भी n-2 है, आपको मतलब P ऑफ n-2 ये वैल्यू 1 है, 1.0 है, इसलिए इसको लिया है। ठीक है, टोटल पैकेट कितने जा रहे हैं पर यूनिट टाइम स्लॉट, तो इसको टोटल नंबर ऑफ आउटपुट पोर्ट से गुणा कर लेते हैं। 2 की पावर n बाई 2 की पावर n बफर डेल्टा नेटवर्क की बात कर रहे हैं हम लोग, और इसको एक टाइम स्लॉट में इतने पैकेट हम जा पाएंगे। ठीक है, ये बनेगा मेरा थ्रूपुट। और इसको नॉर्मलाइज करना होगा तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है थ्रूपुट की उससे डिवाइड कर देते हैं। तो मैक्सिमम कब होगी, जब Pn-2 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो नॉर्मलाइज थ्रूपुट की वैल्यू हो जाएगी थ्रूपुट का मतलब कितने पैकेट प्रति यूनिट समय बाहर निकल के जा रहे हैं स्विच से, वो थ्रूपुट कहलाती है। ये हो जाएगा P ऑफ n-2। और दूसरी चीज़ जो हमको और जानना चाहेंगे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एवरेज। तो कितना समय लगता है एक पैकेट के आने के बाद उसको आउटपुट पोर्ट पे पहुंच के निकलने के लिए, वो हम जानना चाहेंगे डिले। तो इसको निकालना है तो किसी भी jth स्टेज में पैकेट जो है उसके जाने की संभावना Pj टिल्डा है, तो कई बार वो जाएगा या कई बार नहीं जाएगा। तो अंदाजन कितने टाइम स्लॉट इसको चाहिए होंगे यहाँ से पैकेट को आगे जाने के लिए, हम Pj टिल्डा के उसमें निकाल सकते हैं। तो इसको टी डिले एक बेसिक यूनिट है, और इसके बाद ये मान लीजिए k स्लॉट्स तक तो पैकेट जाता नहीं है, k-1 तक, और kth स्लॉट में जाता है। ठीक है, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये मेरा एवरेज डिले हो जाएगा किसी पैकेट का एक स्टेज में, और मैं सारे स्टेज से जितनी स्टेज है उनसे गुणा करके टोटल डिले निकाल सकता हूँ। तो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ये आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसमें टी डिले इंटू Pj टिल्डा, ये तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, खाली k का समेशन करना है, k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 माइनस Pj टिल्डा k-1, सॉरी यहाँ पे k भी है, k ये प्रोबेबिलिटी थी k का, ये वेट कर रहा है एक्चुअली, k समय लगा तो इसलिए k को लिखना पड़ता है। तो हमें इसको एक्सप्रेशन को हम निकाल लेते हैं। ये एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ दिस k की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी
1 माइनस जे की वैल्यू, ये स्टेज जे की बात कर रहे हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए, एवरेज डिले इन स्टेज जे। ठीक है, तो स्टेज जे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पीछे पैकेट जाने की बात करते हैं, तो हमें j-1 का pj टिल्डा को यूज़ करना है, इसको यूज़ करना है, तब ये पैकेट, क्योंकि जैसे ही वेट ख़त्म होता है पैकेट उसके आउटपुट में चला जाता है, तो इसलिए j-1 लिखना चाहिए मेरे को यहाँ पे सब जगह। तो यहाँ पे j-1 लिख लेते हैं स्टेज जे के डिले के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे j-1, यहाँ पे भी j-1, ये हो जाएगा k के बराबर। तो इसको हम इसको सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज का सॉल्यूशन आएगा हमारे पास 1 माइनस ये वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर, क्योंकि 1 माइनस pj-1 टिल्डा ये वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, तो जब उसकी पावर इन्फिनिटी करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आई 1 माइनस pj-1 टिल्डा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो आएगा -1 बाई और -1 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर। हाँ, ये इस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी pj-1 टिल्डा स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल मेरे पास जो डिले होगा वो होगा t डिले pj-1 टिल्डा 1 ओवर तो जो मेरे पास डिले जो है एक स्टेज में इतना होगा। ठीक है, तो आप सारे स्टेजेस का डिले को हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो सारे स्टेज का डिले निकालना है तो हमारे पास इसको j के साथ करना पड़ेगा। तो j की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक। ठीक है, तो ये होगा टोटल डिले। नॉर्मलाइज करना होगा इसको, नॉर्मलाइज टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करना होगा या इसकी मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करना होगा। मिनिमम वैल्यू जब होती है, मिनिमम वैल्यू होगी टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस हमारे पास कितनी है और मल्टीप्लाइड बाई टी डिले, n इंटू टी डिले, ये मिनिमम टाइम, इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये नॉर्मलाइज वैल्यू आ जाएगी। सो नॉर्मलाइज डिले या नॉर्मलाइज टर्न अराउंड टाइम जो कि हमें इसको कैरेक्टराइज करने के लिए चाहिए होता है, वो होगा 1 बाई n समेशन j इज इक्वल टू 0 टू n-1 1 t डिले अब नहीं होगा इसके अंदर pj टिल्डा j-1। ठीक है, pj हर स्टेज के लिए चेंज होता जाएगा तो हम इस तरीके से इसको कंप्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग किस तरीके से एनालाइज कर पाएंगे एक स्विच को जो कि जब t पास इज इक्वल टू 0 केस में है, वो हमने पूरा समझा इस तरीके से। इसको अब कंप्यूटर में प्रोग्राम करके प्लॉट करके हम नॉर्मलाइज थ्रूपुट या नॉर्मलाइज डिले किस तरीके से चेंज होगा वेरियस पैरामीटर्स के लिए हम निकाल सकते हैं इसके अंदर और इसको समझ सकते हैं। ये बफर डेल्टा सिस्टम है, सिंगल बफर है हर इनपुट पोर्ट पे हर स्विच के जो इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर है, तो इसकी परफॉर्मेंस जनरली बेहतर होगी कंपेयर टू अनबफर डेल्टा नेटवर्क से या क्रॉस बार से। ठीक है, तो अभी हम इसके साथ हम इस डिस्कशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो
अगले डिस्कशन में हम देखेंगे, इसको समराइज करने की कोशिश करेंगे या इसको आगे फर्दर बढ़ाने की कोशिश करेंगे।